नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। देश में अब रोजाना 2.5 लाख के करीब कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, जबकि 5,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले देश में इस वक्त हैं। और कोरोना की ये लहर देश में इस कदर कहर ढा रही है। देश में इन दिनों करीब 12 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हो चुके हैं। बड़े पॉलिटिकल लीडर्स से लेकर फिल्म स्टार्स तक, खिलाड़ियों से लेकर पुलिस जवानों तक सभी कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। लिहाजा आपसे अपील है कि कोरोना को हल्के में नहीं लें, कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम नियमों को गंभीरता से लें। अगर आपने अब तक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली हैं तो इसे फौरन लें। यही सावधानी ही आपको कोरोना की इस लहर से बचा सकती है। इसलिए न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि सावधानी बरतें, कहीं बहुत देर ना हो जाए। तो बहुत महत्वपूर्ण है, सावधानी ही इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। कोरोना प्रोटोकॉल से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग हर हाल में आपको रखनी है। मास्क का सबसे ज्यादा आपको इस्तेमाल करना है। सैनिटाइजेशन का आपको बार बार ख्याल रखना है इस थर्ड वेव में, क्योंकि ये थर्ड वेव पिछली 2 वेव्स के मुकाबले कहीं ज्यादा संक्रामक है, यानी कि कहीं ज्यादा लोगों को, या परसेंटेज में अगर हम जिक्र करें तो लोगों को संक्रमित कर रही है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे और इस वक्त डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, एमडी मेडिसिन। डॉक्टर शैलेंद्र, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। हम तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। आज मास्क पर भी चर्चा करेंगे, कैसे मास्क, कौन से मास्क हमें इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि लोगों को बार बार रिमाइंड कराने की दरकार है, याद कराने की दरकार है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। हालांकि इन तमाम जो पहलुओं पर हर बार चर्चा हुई है, हर वेव में चर्चा हुई है, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर शैलेंद्र, हम सिम्टम्स पर जिक्र करेंगे। जैसे जैसे वायरस का अटैक बढ़ता है, सिम्टम्स में भी बदलाव आते हैं। थर्ड वेव में ओमिक्रॉन के क्या सिम्टम्स इस वक्त नजर आ रहे हैं? डेल्टा दोबारा लौटा है, उसके सिम्टम्स क्या हैं? और क्या इतने दिनों में कुछ सिम्टम्स में बदलाव भी हुआ है? कोई नए सिम्टम्स हमें देखने को मिले हैं डॉक्टर शैलेंद्र? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कोविड में बाकी समय रहा है, डेल्टा और उसके पहले वाली वेव में, फर्स्ट और सेकंड वेव में, तो कॉमन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स तो सेम है कि फीवर आएगा, कफ, कोल्ड होगा, है ना, हल्का कोराइजा हो सकता है, थोड़ा चेस्ट हैवीनेस लग सकता है, ये कॉमन सिम्टम्स है। लेकिन जो सेकंड वेव में एक पिक्यूलियर सिम्टम्स मिला था, लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल का, वो डेल्टा का बड़ा पिक्यूलियर सा सिम्टम्स था, वो अभी थर्ड वेव में देखने को नहीं मिल रहा है। अभी एक दूसरा पिक्यूलियर सिम्टम्स मिल रहा है, वो एक्सट्रीम फटीग, कि लोग एक दिन बीमार पड़ते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो 10 दिन से बीमार है, इतना ज्यादा उनको उनके शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो दैट इज एक्सट्रीम फटीग इज अ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम इन थर्ड वेव। जी बिल्कुल। तो ये सिम्टम जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, ये सिम्टम्स फिलहाल सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। और ऐसे में डॉक्टर शैलेंद्र, कुछ और भी बात, बॉडी पेन, कमर दर्द या फिर हाथ पांव में पेन, इस तरह की भी कोई सिम्टम्स हैं जो थर्ड वेव में हमें महसूस हो रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र? हाँ, वो तो हर वायरल फीवर में हेडेक, बॉडी एक और हाथ पैरों में दर्द, तो हर वायरल फीवर का एक प्रोमिनेंट सिम्टम्स है ना, वो होता ही है। लेकिन वो जो एक्सट्रीम में हो रहा है कि इतना ज्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि हम 10 दिन से बीमार हैं, दैट एक्सट्रीम फटीग और एक्सट्रीम पेन जो है, दैट इज अ प्रोमिनेंट सिम्टम इन थर्ड वेव एंड अ वेरी पिक्यूलियर आल्सो। जी जी बिल्कुल, यानी कि थर्ड वेव में ये सारे सिम्टम्स हैं और हो सकता है कि वक्त के साथ ये संभावना या आशंका है क्या डॉक्टर शैलेंद्र, जैसे जैसे ये वायरस आगे बढ़े, पीक पर पहुंचे ये थर्ड वेव, रफ्तार बहुत ज्यादा है सिम्टम्स में भी, या फिर लक्षणों में कुछ हमें वक्त के साथ बदलाव नजर आए, कुछ और ज्यादा ये घातक होने की आशंकाएं भी हैं क्या टाइम टू टाइम जैसे वक्त आगे बढ़ेगा? जिस तरीके से अभी तक हमको सारा डाटा दिखाई दे रहा है, हमारे साथ एक चीज बहुत अच्छी है कि हमारे पास जो वेव आती है वो अमेरिकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज के बाद आती है।
तो एटलीस्ट हम उन लोगों की जी। चीजों से सीख पाते हैं। इस बार भी ऐसा हुआ कि अमेरिकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज में पहले वेव आई, बहुत सारा डाटा निकल कर आता है। तो जिस तरीके का डाटा निकल कर आ रहा है वो देखने में ऐसा लगता है कि ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा सीवियर इलनेस नहीं दे रहा है यदि कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है। जैसा कि हमको डेल्टा वेव में, सेकंड वेव में देखने मिला था कि इवन यंग पीपल्स को भी बहुत सीवियर इलनेस हुई थी। लेकिन अभी ओमिक्रॉन के साथ जो डाटा दिख रहा है थर्ड वेव में, वो ऐसा दिख रहा है कि बहुत सीवियर इलनेस देखने को नहीं मिल रही है जो ऑलरेडी कोमॉर्बिड कंडीशंस में नहीं। दूसरी अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट जो एलिजिबल पॉपुलेशन है जो मोर देन 18 ईयर्स है, हमारे शहरों में 90% से ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है। तो वो भी एक कंफाउंडिंग फैक्टर है सीरियसनेस को कम करने के लिए। तो हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते हैं कि ओमिक्रॉन इज अ माइल्ड वायरस। ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिस तेजी से चला है और एक एलिजिबल पॉपुलेशन को, मोर देन 90% पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं, उससे भी सिम्टम्स माइल्ड हो रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इम्यूनिटी हमारे शरीर में बनी हुई है। जी डॉक्टर शैलेंद्र, आप जिक्र कर रहे हैं कि जरूरी नहीं कि माइल्ड वायरस ही है या जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे बढ़ रहे हैं वो एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि मौत का आंकड़ा बिल्कुल जीरो हो गया हो। अभी भी 400 से ज्यादा लोगों की हर दिन 24 घंटे में देश भर में मौत हो रही है। ये क्या वैसे केसेस हो सकते हैं डॉक्टर शैलेंद्र जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, या फिर कोमॉर्बिडिटी या फिर एक से ज्यादा गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, या कोई दूसरी वजह इनकी मौत की हो सकती है? कोरोना भी इन्हें साथ में हो गया? डॉक्टर शैलेंद्र, सॉरी मुझे सुनाई नहीं दे रहा भैया। जी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मेरा सवाल कि 400 से ज्यादा लोगों की हर रोज मौत हो रही है। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही डॉक्टर शैलेंद्र तक। हम दोबारा डॉक्टर शैलेंद्र से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि दरअसल कोरोना की थर्ड वेव लगभग 3 लाख के आसपास पहुंच रही, 2,70,000 से ऊपर आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है थर्ड वेव में। और ऐसा नहीं कि मौत ना हो रही हो, बल्कि मौत के आंकड़े भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये कंपैरेटिवली फर्स्ट और सेकंड वेव से बहुत ज्यादा संक्रामक, यानी कि संक्रमण दर बहुत ज्यादा है इसकी। पीक की ओर भी काफी तेजी से जाता हुआ थर्ड वेव में कोरोना संक्रमण। डॉक्टर शैलेंद्र, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो मेरा सवाल ये कि ऐसा नहीं है कि डेथ बिल्कुल खत्म हो गई हो कोरोना संक्रमण से। अभी भी 400 से ज्यादा जो आंकड़ा है वो ऊपर जा रहा है देश भर में। क्या ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली, या फिर किसी गंभीर बीमारियों के चलते इनकी जान चली गई, साथ में कोरोना इन्हें हो गया? आशंकाएं? आवाज पहुंच रही है डॉक्टर शैलेंद्र आप तक? सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्लीज मेरा आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर देंगे क्या? जी जी जी। सवाल ये कि डेथ सेकेंड वेव के मुकाबले, डेली रोज के मुकाबले रेशियो कम है, लेकिन 400 से ऊपर आंकड़ा पहुंच रहा है। ये कौन से लोग हो सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली? हम ये मानकर चलें चूंकि वैक्सीन अगर हमने ले ली है तो हमारी इम्यूनिटी भी डेवलप हुई है और वो हमें कुछ हद तक माइल्ड सिम्टम ही दे रहा है अगर हम संक्रमित भी हो रहे हैं तो। जी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। डेथ का आंकड़ा तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, वो हमको देखना है। लेकिन जितना हम लोग डेली उसमें देख रहे हैं, क्लिनिकली हम देख रहे हैं, तो सिर्फ वही लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं जिनको ऑलरेडी कोमॉर्बिड कंडीशंस है और जो सीरियस इलनेस में हैं, या फिर जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। जैसे मेरे पास अभी कुछ पेशेंट एडमिट हैं, तो जिसका लंग एक पेशेंट का बहुत ज्यादा खराब है, उसने दोनों वैक्सीन नहीं ली है, जिसके कारण उसको इतना प्रॉब्लम हुआ है। बाकी एक दूसरे जो पेशेंट्स एडमिट हुए हैं, कोई प्रोस्टेटिक कैंसर के पेशेंट एडमिट हुए हैं, तो कोई एक सीवियर मतलब स्ट्रोक वाले पेशेंट साथ में उनको कोविड हुआ है। तो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट ही एडमिट हो रहे हैं। बाकी जो पेशेंट हेल्दी हैं और यंग हैं, जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है, उनको माइल्ड डिसीज ही हो रही है, उनको एडमिट करने की आवश्यकता नहीं हो रही, उनको हाइपोक्सिया भी नहीं हो रहा है। हाँ, डेथ का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन आप जब देखते हैं कि ओवरऑल, जैसे आप अमेरिका का आंकड़ा ले कि कल 8 लाख केस अमेरिका में आए हैं और 3,000 डेथ हुई हैं, तो 8 लाख का 3,000 आप लगाते हैं तो 0.02% आता है, 0.02%। तो यदि आप ओवरऑल पॉपुलेशन की भी डेथ रेट देखें
कि सपोज इंडिया में पर डे विदाउट ओमिक्रॉन या विदाउट एनी पेंडेमिक कितने लोगों की डेथ होती है, तो मुझे लगता है तो इतना तो ओवरऑल पॉपुलेशन का भी डेथ रेट आता है जो किसी ना किसी कारण से डेथ हो रही हो। तो डेथ रेट का नॉर्मल जो डेथ मॉर्टलिटी ऑफ है आपकी कंट्री की, आपकी सिटी की, उससे इंक्रीज डेथ रेट दिखाई नहीं दे रही है मुझे। जी बिल्कुल, एक लिहाज से आप लगभग हम ये कहें जैसा कि आप कह रहे हैं कि और बीमारियों से भी डेथ होती है और ये रेशियो जो इस वक्त है शायद उन बीमारियों से कम होगा डेथ रेशियो रहेगा। डॉक्टर शैलेंद्र हमारे साथ, डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर मनोज न्यूज़ 18 पर। डॉक्टर मनोज, थर्ड वेव में त्वचा पर भी क्या हमें कोई ऐसे सिम्टम नजर आते हैं जिससे हमें ये एहसास हो कि हम कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं? स्किन से जुड़े भी क्या कोई सिम्टम्स हैं? अभी इस वेव में जो देखने को मिल रहा है, कोरोना पीड़ित लोगों को इतनी त्वचा रोग की समस्या नहीं आ रही है। पहले और दूसरे वेव में बहुत से मरीज आ रहे थे जिनको त्वचा पे लाल रंग के रैशेस आ रहे थे, खुजली हो रही थी, बट इस वाली वेव में इतने त्वचा संबंधित बीमारियां देखने को नहीं मिल रही हैं, जो एक अच्छा संकेत है मेरे हिसाब से। जी क्या हमें और करना चाहिए ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें, अपने केयरिंग कर सकें इस थर्ड वेव के दौरान? जो टाइम एंड टेस्टेड प्रोटोकॉल है वो दो ही चीज है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। मुझे लगता है ये 2 चीजों का पालन यदि हम सही तरीके से करें तो आने वाले 6 महीने 8 महीने में मुझे लगता है ये पेंडेमिक से हमें छुटकारा मिल सकता है। ओमाइक्रॉन की सबसे अच्छी बात है कि ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की फेफड़ों के पेरेंजाइमा को इफेक्ट नहीं कर रहा। क्योंकि ये पेरेंजाइमा को इफेक्ट नहीं कर रहा तो हमें सीवियर बीमारियां देखने को नहीं मिल रही, पेशेंट भर्ती कम हो रहे हैं। बट फिर भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको साधारण सर्दी खांसी का नाम हम दे सकते हैं, वैसे बहुत मरीज आ रहे हैं। और क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो इसमें परसेंटेज कम भी हो तो नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ सकते हैं। तो जब हमने 2 साल का धैर्य बांध के रखा है तो कुछ महीने और सही, फिर मुझे लगता है कि कोरोना काल से हमें आजादी मिल सकती है। और वैक्सीन भी बढ़ते जा रहे हैं, ओमाइक्रॉन भी शायद एक नेचुरल वैक्सीन के जैसे काम करेगा कहीं ना कहीं। बट हमें ढीला नहीं पड़ना चाहिए, यथासंभव प्रिकॉशंस लेते रहने चाहिए। बिल्कुल, प्रिकॉशंस और पेशेंस बहुत जरूरी हैं, तब जाकर हम इस थर्ड वेव से भी फाइट कर पाएंगे। डॉक्टर मनोज, आपने मास्क और कोरोना प्रोटोकॉल का जिक्र किया, अवेयरनेस का आपने जिक्र किया, तो अब धीरे धीरे लोग कॉटन के मास्क पर तब्दील हो गए थे वक्त के साथ। जैसे जैसे सेकंड वेव खत्म हो रही थी या फिर अपने लो डाउन पर पहुंच गई थी, लोगों ने मास्क, बहुत सारे लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया था, कॉटन मास्क इस्तेमाल करने लगे थे। थोड़ा सा एक बार फिर बताएं, लोगों को याद दिलाने की भी आवश्यकता है, कौन सा मास्क इस वक्त बेहतर है, किन मास्कों का क्या उपयोग होता है, सर्जिकल मास्क है या फिर N95 मास्क है या फिर क्या कॉटन मास्क भी थोड़ी बहुत हमारी बचत करेगा? डॉक्टर मनोज। मिल रही है, हम और सशक्त और कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहे हैं हमारा। हमें ये तो जरूर मालूम पड़ा है कि मास्क कुछ भी हो, चाहे आपका दुपट्टा ही क्यों ना हो, ये डेफिनेटली बीमारी से बचाता है। आप डॉक्टर हैं, आप हाई रिस्क एरिया में काम करते हैं जहां पे एरोसोल्स प्रोड्यूस होते हैं, जहां पे कुछ छिटक निकलती है, वहां पे N95 पहनना जरूरी है। हम रेगुलर अपनी ओपीडी में N95 नहीं पहनते क्योंकि N95 पहन के लंबे टाइम तक बैठना संभव नहीं है, तो वहां पे सर्जिकल मास्क बहुत ही कारगर साबित होता है। आपने यदि मास्क पहना है और सामने वाले ने मास्क पहना है तो 2, 4, 5 मिनट की बातचीत से ओमाइक्रॉन नहीं फैलता है या कोई भी कोविड नहीं फैलता है। तो एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क इनफ है। बट यदि आप घर का बना हुआ कॉटन क्लॉथ का मास्क भी पहनते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन तो जरूर देता है। जी, तो बिल्कुल, यानी कि मास्क कोई भी हो वो प्रोटेक्शन जरूरी है। जी, बॉटम लाइन जी पूरी करेगा डॉक्टर मनोज बात। जरूरी है और मास्क को स्टेराइल रखना जरूरी है। यदि आप घर का बना हुआ मास्क पहनते हैं तो उसको
आपको डेली चेंज करना है। वही मास्क तो आके टांग के फिर आप दूसरे दिन नहीं पहनना चाहिए। आपको 5-6 मास्क बना के रखने चाहिए और रोटेशन में पहनना चाहिए। जी जी, बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि मास्क अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, घर के कॉटन के मास्क भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर एक मास्क एक दिन के लिए ही रहे। इसी सवाल को मैं डॉक्टर शैलेंद्र के सामने आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर शैलेंद्र, ये बात क्लियर है कि अगर कॉटन के मास्क हैं तो उन्हें हमें दोबारा इस्तेमाल नहीं करना जब तक कि धो ना लें, उन्हें हम दोबारा क्लीन ना कर लें। और मास्क की क्या कंडीशंस होती है? N95 हम कितने घंटों के बाद हमें बदल देना चाहिए? सर्जिकल मास्क की क्या जर्नी होती है, या फिर उसकी क्या एज होती है? कितने घंटों बाद हमें उसे चेंज कर देना चाहिए, या फिर कंडीशंस के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से इनमें बदलाव होता है? डॉक्टर शैलेंद्र। देखिए भैया, मैं तो ये बोलता हूँ कि N95 या सर्जिकल मास्क का ही उपयोग करना चाहिए। कॉटन मास्क के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसके पोर्स बड़े हैं, और आप ये सोचते हैं कि उस साइज के पोर्स पे वायरस क्रॉस नहीं करेगा, तो वायरस उस पोर्स से आराम से क्रॉस करता है। एक बहुत सिंपल चीज है, यदि आप छींकते हैं और आपका वो बाहर आ जाता है, थूक बाहर आ जाता है, तो उसके पोर्स बड़े हुए हैं और उस पोर्स से वायरस एंटर भी कर सकता है। तो सर्जिकल मास्क या N95 मास्क ही उपयोग में करें जब आप क्राउडेड प्लेस पर हैं, और मुझे नहीं लगता कि कॉटन मास्क को हमको बहुत ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि उससे ही चीजें फैलती है। दूसरा, कॉटन मास्क और दुपट्टे के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि कभी हम इस साइड करके पहनते हैं, कभी हम दूसरी तरफ करके पहन लेते हैं, क्योंकि उसमें साइड नहीं रहता कि कौन सा इन और कौन सा आउट है। और यही प्रॉब्लम सर्जिकल मास्क के साथ भी है कि सर्जिकल मास्क में आप देखेंगे कि एक तरफ थोड़ा सा लाइट रहता है और एक तरफ थोड़ा डार्क रहता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपने कौन सा भाग इन रखा हुआ है और कौन सा भाग आउट रखा हुआ है, क्योंकि यदि आपने इस बार इन वाले भाग को आउट कर लिया और आउट वाले भाग को इन कर लिया, तो जो वायरस आउट वाले भाग में बैठा हुआ था वो डायरेक्ट आपके नोज और माउथ के कांटेक्ट में आ गया, तो आप फिर बचाव नहीं हो रहा है। आपने थोड़ी देर के लिए निकाला और आपने पलटा के पहन लिया, तो वो जो वायरस आपके बाहर बैठा हुआ था मास्क में, जो अभी तक आपको रोक के रखा हुआ था, उसने आपके अंदर नहीं गया था, वो आप डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में आ गया। तो इन सब चीजों का, छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान देना जरूरी है। यदि आप मास्क का सही तरीके से उपयोग करते हैं, सही मास्क पहनते हैं, तो मुझे लगता है बहुत बचाव हो पाएगा। इतना ज्यादा फैलाव होने का मुख्य कारण यही है कि हम मास्क को सही तरीके से उपयोग नहीं करते। हमारा नाक और मुंह दोनों ढके होने चाहिए जब हमने मास्क पहना हुआ है। तो हम कई बार से मुंह ढके रहते हैं, नाक खुला रहता है, कई बार सिर्फ मास्क अपने चिन पे रहता है, बाकी चीजें खुली रहती। तो यदि मास्क का सही उपयोग और सही मास्क का उपयोग करेंगे तो हमारा बचाव संभव है, नहीं तो मास्क सिर्फ दिखावा का चीज रह जाती है। जी बिल्कुल, ये सारी बातें आप जिक्र कर रहे हैं, ये लगातार चर्चाएं होती हैं, लेकिन लोगों को रिमाइंड कराने की दरकार है, क्योंकि लोगों की आदतों से ये निकल जाती हैं। आपने जिक्र किया कि नोज भी कवर होनी चाहिए, कई और बातें भी हैं डॉक्टर शैलेंद्र कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों के जरिए अगर रिमाइंड कराई जाए तो लोग ज्यादा गंभीरता से लेते हैं कि मास्क अगर आप टच कर रहे हैं तो फिर हैंड सैनिटाइज आपके होने चाहिए, और अगर आपने मास्क को एडजस्ट किया है तो भी आपके फिर हैंड सैनिटाइज होने चाहिए, बार बार मास्क को टच नहीं करना चाहिए। इस पर भी थोड़ा सा बताइएगा डॉक्टर शैलेंद्र। इस पर भी थोड़ा सा, जो दफ्तर हैं, कई जगह वेंटिलेशन की कमी है और कई जगह चारों तरफ से पैक है, एसी हॉल हैं, उनमें क्या सिचुएशन है, क्या हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए डॉक्टर शैलेंद्र? नॉन वेंटिलेटेड एरिया, जो क्लोज्ड एरिया है, जो जिसमें एसी हॉल है, उसके साथ तो हमको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब जो आइदर रेल से या बाय एयर ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो एक कन्फाइंड प्लेस पे रहते हैं, उसके बाद आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पर्संस आज यदि हमारी सिटीज में पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उनसे जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उनकी एक हफ्ते पहले या 4 दिन पहले की ट्रेवल हिस्ट्री मिलती है। ऐसा करीब 50-60% लोगों में आ रहा है। कारण यही हो रहा है कि वे कन्फाइंड एरिया में ज्यादा समय तक रह रहे हैं जहां एयर सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है। और ऐसा ही पार्टीज के साथ भी है कि यदि आप कन्फाइंड हॉल में हैं और जहां एयर सर्कुलेशन नहीं है, तो आपको होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो यदि आपको मिलना जुलना भी है, तो मुझे लगता है कि ओपन स्पेस इज अ बेटर देन द हॉल,
ये एक चीज का एक रूल्स बना सकते हैं। एक तो मिलना अवॉइड करें, यदि मिलना पड़ भी रहा है, कोई जरूरी मीटिंग से, जरूरी पार्टी से, तो ओपन स्पेस इज मच बेटर देन द हॉल, क्योंकि वहां पे एयर सर्कुलेशन बेटर है। दूसरी चीज, आप अपने मास्क को कभी भी उतारें तो मास्क को पीछे से उतारें, ऐसे सामने से पकड़ के ना उतारें। यदि किसी कारण से आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है मास्क को कि आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो उसके बाद तुरंत आप अपने हाथ को सैनिटाइज करें, क्योंकि सामने हमने मास्क लगा ही इसलिए रखा है कि हमारा सारा कोविड उस मास्क को रोक ले। इसका मतलब उस मास्क पे बहुत सारा बैक्टीरिया, बहुत सारा वायरस ऑलरेडी बैठा हुआ है, और यदि हमने मास्क को हाथ लगाया और उसको एडजस्ट किया तो हमारे हाथ खराब हो जाते हैं, और फिर हम किसी से हाथ मिला रहे हैं या हम कुछ चीजें अपनी छू दे रहे हैं, तो वहां पे हम वायरस को बैठा दे रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वायरस आपको अपने मास्क को किस तरीके से हैंडल करना है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सभी जानते हैं, लेकिन कई बार आदतों से ये चली जाती हैं, इसलिए हमारी कोशिश है कि लोगों के जहन में रहें, दिमाग में रहें ये सभी बातें। डॉक्टर मनोज, एक और महत्वपूर्ण बात, प्रिकॉशंस के तौर पर लोग दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, एलोपैथिक दवाइयां भी लोग ले रहे हैं, उससे पहले कंसल्ट करना जरूरी है, और अगर नहीं तो क्या ऐसी दवाइयां जो बगैर कंसल्टेशन के भी ली जा सकती हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए? क्योंकि सोसाइटी में ये सर्दी, खांसी, जुकाम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि शायद संभवतः पॉसिबल नहीं है कि हर पेशेंट डॉक्टर तक पहुंचना चाहे। इसमें कुछ दवाइयां होती हैं जिसको ओटीसी मेडिसिन बुलाई जाती है, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। तो नॉर्मल सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए पेशेंट लिवोसेट्रिजिन, पैरासीटामोल, इन सब दवाइयों का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। बट यदि उनके सर्दी खांसी में 3 दिन 2 दिन के बाद भी लक्षण बने रहते हैं, उन्हें फीवर आना चालू होता है, तब ये संकेत है कि आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। कोविड से पहले भी दूसरी बीमारियां थी, तो जरूरी नहीं कि हर सर्दी खांसी फीवर आपको कोविड ही हो। तो हमें ये जानना भी जरूरी होता है कि कहीं कोई दूसरी बीमारी से तो मरीज नहीं जूझ रहा और हम सबको कोविड तो नहीं मान रहे। बट हाँ, ओवर द काउंटर मेडिकेशन जैसे पैरासीटामोल, लिवोसेट्रिजिन, ये सब दवाइयां मरीज अपनी मर्जी से ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर मनोज, एक सवाल और भी है कि अमूमन किसी को कोई परेशानी नहीं है, सामान्य है, कोई सिम्टम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस के तौर पर लोग मल्टी विटामिन लेते हैं, विटामिन ई ले लेते हैं, कुछ और मेडिसिन इसी तरह की वो लेते हैं जिससे संक्रमण से बचे रहें, वो क्या ठीक है? मल्टीविटामिन लेने में कोई बुराई नहीं है, बट लोग महीनों तक मल्टीविटामिन लेते रहते हैं, ये तरीका सही नहीं है। विटामिन बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक है वाटर सोल्यूबल, दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल या जो चर्बी में घुलते हैं। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन अगर आप ज्यादा भी ले लेते हैं तो वो पेशाब के रास्ते निकल जाता है, बट फैट सोल्यूबल विटामिन यदि आप ज्यादा लेते हैं तो वो शरीर में जमा होने लगता है, और एक कंडीशन होती है जिसको हाइपर विटामिनोसिस बोलते हैं, कि विटामिन की मात्रा जरूरत से ज्यादा है, तब ये नुकसान देने लगती है। जी, मल्टीविटामिन अच्छी होती हैं, उनको आपको बीच बीच में लेना चाहिए, बदल के लेना चाहिए, बट हाँ, एक इंटेलिजेंट तरीके से लेना चाहिए। और हर पेशेंट या हर आदमी का कोई ना कोई डॉक्टर फ्रेंड या फैमिली डॉक्टर टाइप्स होते हैं, तो वो उनसे सलाह भी ले सकते हैं कि साल में विटामिन डी कितना लेना चाहिए, विटामिन B12 कितना लेना चाहिए, मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो एज अप्रोप्रिएट ले रहे हैं कि नहीं, ये सब बातें जाननी जरूरी है। डॉक्टर शैलेंद्र जो बता रहे थे, मैं उससे पूर्ण तरह अब अग्री करता हूं, और एक मास्क आपको दिखाना चाहता हूं। मास्क में ये 3 पट्टियां बनी रहती हैं, तो ये पट्टियों को नीचे की तरफ करके मास्क पे ऐसे पहनना होता है, बट बहुत पेशेंट इसे उल्टे तरीके से पहनते हैं, तो इसमें वायरस बैठने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि इसमें पॉकेट बन जाते हैं। तो आपको हमेशा मास्क को ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ पट्टियां जाएं, इस तरीके से पहनना चाहिए, और हमेशा साइड से ही छूना चाहिए, बीच में कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ये बहुत छोटी सी बात है जो बहुत पेशेंट शायद नहीं जानते हैं, और इसीलिए उनके हाथ कॉन्टेमिनेट हो जाते हैं, और फिर वो कॉन्टेमिनेटेड हाथों से यदि हम अपने नाक के आसपास छुए तो हो सकता है कि कोविड के वायरस को शरीर में प्रवेश मिल जाए। जी जी, मैं डॉक्टर शैलेंद्र के पास जाऊं उससे पहले एक छोटा सा, और विटामिन सी का आपने जिक्र नहीं किया, क्या विटामिन सी कंटिन्यू लिया जा सकता है अगर आप फलों फ्रूट से या किसी और चीज से विटामिन सी नहीं ले रहे हैं? तो क्या
टैबलेट के तौर पर विटामिन सी कंटिन्यू लिया जा सकता है या फिर उसको भी हमें एक टाइम फ्रेम में बंद कर देना चाहिए? डॉक्टर मनोज। कोई ऐसा स्टडी नहीं है जो बताए कि विटामिन सी बहुत फायदेमंद है, बट मरीजों को कहीं ना कहीं मानसिक संतुष्टि जरूर मिलती है विटामिन सी लेने से, और मानसिक संतुलन का या मानसिक संतुष्टि होना भी बहुत जरूरी है। तो कुछ दिनों के लिए विटामिन सी लेने में मेरे हिसाब से कोई हर्ज नहीं है, बट ये एक रिचुअल नहीं बनना चाहिए कि आप जब तक कोविड चल रहा है लॉन्ग टाइम कंटिन्यूटी में ये नहीं होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही डॉक्टर मनोज जी। डॉक्टर शैलेंद्र, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लोगों के जहन में ये बार बार उठता भी है कि क्या जो आयुर्वेद मेडिसिन हैं और एलोपैथ मेडिसिन हैं दोनों साथ साथ ली जा सकती हैं? उदाहरण के तौर पर किसी का कोरोना ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके साथ साथ क्या वो आयुर्वेद मेडिसिन भी ले सकता है? कोई उसका ड्रॉबैक तो नहीं है? देखिए भैया, कोरोना रिलेटेड जो प्रोटेक्टिव मेडिसिन हैं, जो काढ़ा और जो बाकी दवाइयाँ जो प्रोटेक्टिव मेडिसिन बोली जाती हैं कि ये लेना है, लगातार लेना है, या एलोपैथी में जिंकोविट या लिम्सी बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग ले रहे थे, बीच में तो क्लोरोक्विन भी लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे थे, SCQS मार्केट से गायब हो गई थी, रोज SCQS खा रहे थे। तो मैं सब लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ भी प्रोटेक्टिव नहीं है, ना कोई काढ़ा प्रोटेक्टिव है, ना कोई SCQS प्रोटेक्टिव है, ना आइवरमेक्टिन प्रोटेक्टिव है, ना जिंकोविट प्रोटेक्टिव है, ना लिम्सी प्रोटेक्टिव। कुछ भी आपको वायरस से प्रोटेक्ट नहीं करेगा। वायरस से प्रोटेक्ट आपको आपका कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही प्रोटेक्ट करेगा। ये आपको सिर्फ पैसे का थोड़ा नुकसान कराएगा और कंपनियों को पैसे का थोड़ा फायदा कराएगा। इसके अलावा इसका और कोई उपयोग नहीं है इस वायरस को लेकर। जहां तक इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात है, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये वायरस जो है ये बेसिकली लोगों को बीमार करता है साइटोकाइन स्टॉर्म से, हाइपर इम्यूनिटी सिंड्रोम कराता है। तो हम इम्यूनिटी बूस्टर्स लेके तो शायद अपनी इम्यूनिटी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम हमारी इम्यूनिटी हमारे इस वायरस को पकड़ता नहीं है, ठीक से वो पहचानता नहीं है, इसलिए इस वायरस के अगेंस्ट ओवर इम्यून रिस्पॉन्स आता है, जिसके कारण पेशेंट बीमार पड़ता है। तो यदि हम इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात करें तो मुझे लगता है ये तो खतरनाक है, यदि साइटोकाइन स्टॉर्म ज्यादा होने का खतरा है। हालांकि ऐसी कोई स्टडी नहीं है, लेकिन लॉजिकल माइंड ये कहता है कि किसी भी चीज को कोई भी चीज प्रोटेक्टिव नहीं है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि बेहतर है कि ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करने के बजाय फिजिकली मूवमेंट ज्यादा हो, एक्सरसाइज ज्यादा हो, खान पान पर ख्याल ज्यादा रखा जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शैलेंद्र हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर मनोज, आपका भी बहुत धन्यवाद। आशा है कि हमारे दर्शकों को कुछ कोविड से जुड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी जरूर मिली होगी। चर्चा में बस इतना ही।